इनके ड्रामाज जो है वो शऊरी तौर पर देखे जाते हैं। या एहराम जुनून बड़ा मशहूर ड्रामा हुआ सर का लिखा हुआ, और आजकल पहली बारिश में बड़ी फ़िक्री फ़िज़ा जो है वो कि शोर से लेकर शऊर तक का सफ़र ड्रामा निगारी में है। आप इसको कैसे देख रहे है हैं? कि साल के अंदर अंदर हमारे ड्रामे के अंदर इतनी तब्दीली आ गई है में जो देख रहे हैं आप वो दिखाएं, और दूसरी तारीफ ये है कि जो सोसाइटी में आप देखना चाहते हैं आप वो दिखाएं। जर्नी हो जो हम फैमिली के साथ थोड़ा सा हिचकिचाते हैं देखते हुए, उस किस्म की बातें जो हैं वो हम 9 बजे और 10 बजे बैठ के करें। सही। देखिए, जब हम कुछ लिखते हैं ना, तो जहाँ देखने वाला बहुत कुछ सीख रहा होता है ना, हम लिखने वाले भी उससे बहुत कुछ सीख रहे क्या हैं। बात है। एहराम जुनून जब मैंने लिखा, यकीन जाने उसके ऑन एयर होने तक और उसका पहला एपिसोड चलने तक और उसकी रेटिंग्स आने तक मुझे नहीं लगता था कि ये प्ले कोई इतना बड़ा हिट होगा। मैं एक चैनल पे उन्होंने कहा आप हमें एहराम जुनून दोबारा लिख दें। अच्छा। पहली बारिश बेसिकली एक लव स्टोरी थी। ये वो फैमिली ड्रामा, उस तरह का फैमिली ड्रामा नहीं था वो जो घर के किरदारों पे बात होती है। ये टोटली एक मोहब्बत करने वालों का ड्रामा है, मोहब्बत को समझने वालों का ड्रामा है, मोहब्बत को जीने वालों का ड्रामा है। ऐसे बाज़ौक़ लोग बहुत कम रह गए हैं जो ये सोचते हैं कि ये किस राइटर का लिखा हुआ है, ये किस डायरेक्टर का है। लेकिन थोड़ा सा कहानी को चेंज करके देख लें। अब हम वो 3 बहनों, 3 भाइयों, 3 बेटों, 3 बेटियों या 3 बहुओं वाली कहानी से बाहर निकल जाए। देखिए, ड्रामे में जो दिखाया जा रहा है ना, वो आप इस नीयत से देख रहे हैं कि ये सब एक मसनूई दुनिया है, ठीक है। फैमिली व्लॉगिंग में जो कुछ आप देख रहे हैं ना, वो अल्टीमेटली वो जो कर रहे हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं उसकी वजह से, और जो देखने वाले हैं कहीं ना कहीं वो भी उसकी वजह से सफ़र। हमारा जो नया लिखने वाला है ना, वो अगर अप्रिसिएशन का गिला करता है ना, फिर मैं ये सोचता हूँ कि फिर शायद वो खुदा की तरफ से नाउमीद हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हुज़ैफ़ा अशरफ़ आसमी और आज की इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। शाहीनों के शहर सरगोदा में मौजूद हूँ। अ, अदबी, फ़िक्री, समाज पर बात करने वाली शख्सियात के साथ आपने पॉडकास्ट्स देखी। जब हम कोई ख़ास मौके पर बात कर रहे होते हैं, तो ये देखा जाता है कि मुख्तलिफ़ अज़हान अपनी अपने मुशाहिदात और तजुर्बात से क्या कुछ कर गुज़रे हैं और क्या कुछ करने का सोचते हैं। जब हम उस पे राहे पे जाकर सोचते हैं कि हम उसको पाकिस्तान लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जब इस चीज़ को लेकर जाते हैं, तो पाकिस्तान का एक नाम रोशन होता है। अदबी दुनिया में एक बड़ा नया मुकाम रखने वाली जो मुख्तलिफ़ शख्सियात होती हैं, वो इन जैसी शख्सियात से सीखती हैं। हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, ड्रामा निगारी में बहुत बड़ा नाम रखने वाली, मुकाम रखने वाली शख्सियत है। इनके ड्रामाज़ जो हैं वो शऊरी तौर पर देखे जाते हैं, लिखे जाते हैं, उस पर बात की जाती है, और उसके ज़रिए से जो पैगाम दिया जाता है वो मुआशरे में एक अलग इम्पैक्ट रखता है। तो इनका एक बड़ा लंबा-चौड़ा तारुफ़ भी है। आपने आपकी मोहब्बत है, शफ़क़त है कि दूसरी बार इनके साथ पॉडकास्ट हो रही है। पहले पॉडकास्ट में हमने इनका इंट्रो भी ऐड किया, मुख्तलिफ़ सवालात भी ऐड किए। नए लिखने वालों ने बहुत कुछ उससे सीखा और बार-बार रिक्वेस्ट भी आई कि इनका टाइम फिर से लिया जाए। तो इनकी मोहब्बत के इन्होंने फिर से टाइम भी दिया। जहाँ ज़ेब कंवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अल्लाह का करम, बहुत शुक्रिया आपका कि आप मुझे दूसरी बार आपका जी चाहा हमसे मिलने को। सर, और मुझे बड़ा अच्छा लगा ज़ैफ़ा आपकी उर्दू सुन के। सर। शायद ये आपकी वो तकनीकी महारत कह लें या जो भी है, अपने नए बच्चों से जब हम इस तरह की उर्दू सुनते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। सर, थैंक क्योंकि हमें तो ना ये उर्दू बोलने को मिलती है और ना लिखने को मिलती है। यू। वैसे ही। खुदा आपका हुनर और निखारे। आमीन। सर, आपकी दुआएँ हैं। तो ये बताइएगा कि हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों पर ऑलरेडी बात कर ली। मेरे ख़्याल से उन चीज़ों को इस पॉडकास्ट में रखना मुनासिब नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि नए लिखने वालों के लिए क्या किस तरह की चीज़ों पर काम करना चाहिए, तो वो पिछली पॉडकास्ट देख सकते हैं। अब मेरी ये कोशिश है कि हम कुछ नए सवालात इसके अंदर ऐड करें, कुछ ऐसी बातें करें जिसके ज़रिए हम अदब को एक और नज़रिए से समझ सकें, और जो हमारे मुआशरे में बुराइयों को उजागर किया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, ड्रामास के थ्रू, उस पर बात करनी चाहिए, और उसको किस तरह से कम किया जाता है उस पर बात करनी चाहिए। या एहराम जुनून बड़ा मशहूर ड्रामा हुआ सर का लिखा हुआ, और आजकल पहली बारिश ने बड़ी फ़िक्री फ़िज़ा जो है वो की, और उसमें बड़ा ही पॉज़िटिवली भी रिस्पॉन्ड आ रहा है। उसके अलावा जब लोग इस पे बात करते हैं तो कहते हैं कि ऐसे ही राइटर्स की हमें ज़रूरत है। सर, ये बताइएगा, आगाज़ यहाँ से करते हैं कि शोर
से लेकर शऊर तक का सफ़र ड्रामा निगारी में, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ऑब्वियसली आपकी ड्रामा निगारी के ज़रिए पता चलता है कि एक बाकिरदार, बासलाहियत इंसान ने इस पर आकर काम किया तो मनवाया अपने आप को। बाकी लिखने वाले जो है वो उस पे क्यों नहीं आते? नहीं अच्छा बड़ी अच्छी तकनीक आपने इस्तेमाल की, शोर से शऊर तक का सफ़र। राइट, कोई भी आपका जो क्रिएटिव काम है ना, वो असल में तो शोर से शऊर तक का ही सफ़र है। ठीक है। क्रिएटिविटी आपकी वही है जो आपने उस तकवा के रास्ते को इख्तियार करते हुए कि जहाँ आपने कीचड़ में से चलना है और आपने बच के चलना है और आपने कोई एक मैसेज दे देना है, असल में तो वही चीज़ है। हुँ, और वो सारे लोग हद्दुल इम्कान अपनी हद तक कोशिश कर रहे हैं। हुँ, उसमें मैं नहीं ये समझ रहा कि हमारा ड्रामा जो है या हमारा अदब जो है वो कोई रास्ते से उतर गया है। लेकिन हर बंदा अपनी समझ के मुताबिक उसमें से गुज़र रहा है और वो शोर से शऊर तक का सफ़र जो है वो अपने तईं हर कोई मतलब उसमें कामयाब है, किसी सही, हद तक कामयाब है। सही। तो ये बताइएगा कि जब हम अब आज की ड्रामा निगारी को देख रहे हैं, मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने के लिए ड्रामास के ज़रिए हम चीज़ों को ऐड करते हैं, तो उसमें एक कल्चर जो है ना वो परवान चढ़ जाता है। राइटर के अंदर इतनी पावर, इतनी सलाहियत होती है कि वो कुछ भी लिख रहा होता है तो एक नया ट्रेंड शुरू कर देता है। तो कैसे ट्रेंड्स लाने की ज़रूरत है? आजकल का जो ड्रामा है ना, वो मंज़रनामा बिल्कुल तब्दील हो चुका है। मतलब जो जब हमने लिखना शुरू किया तो वो कुछ और चीज़ें थी। इवन जो अब तक हम लिखते रहे, मुझे लगता है कि साल के अंदर-अंदर हमारे ड्रामे के अंदर इतनी तब्दीली आ गई है। तो पहली बात तो ये है कि इसकी क्या ज़रूरत थी? तो ऑब्वियसली ज़रूरत तो थी। ड्रामा है क्या? च बेसिकली मैं जो ड्रामे की तारीफ़ करता हूँ ना, वो ये है कि आप सोसाइटी में जो देख रहे हैं, आप वो दिखाएँ। और दूसरी तारीफ़ ये है कि जो सोसाइटी में आप देखना चाहते हैं, आप वो दिखाएँ। च तो कुछ लोग वो दिखा रहे हैं कि जो वो देख रहे हैं च और कुछ लोग वो दिखा रहे हैं वो जो देखना चाहते हैं। और अगर आप ये दोनों ही चीज़ें इकट्ठी कर देते हैं ना एक ड्रामे में, तो वो आपका एक कामयाब ड्रामा है। च आज से कुछ साल पहले तक ना चैनल्स पे भी ये बहस होती थी, प्रोडक्शन हाउसेस के साथ भी ये बात होती थी कि शायद 9 बजे एक ऐसा स्लॉट या 10 बजे एक ऐसा स्लॉट होना चाहिए जहाँ बड़ी ही गहरी बात जो हमने करनी हो, जो हम फैमिली के साथ थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं देखते हुए, उस किस्म की बातें जो हैं वो हम 9 बजे और 10 बजे बैठ के करें सही। या हम उस वक़्त हमारी स्क्रीन पे हों। लेकिन शायद मुआशरा इतनी तेज़ी से वही जो हम जेन ज़ी और अल्फ़ा की एग्ज़ैक्ट बातें करने लग गए हैं ना, च तो हमें शायद वो जो हमारी जनरेशन जो है और जो हमारी पिछली जनरेशन है, उसकी सोच को कहीं हमने ना पीछे कर दिया और हमने वो सारी बातें अब 8 बजे करनी शुरू कर दी हैं। सही है। तो शायद ये वक़्त की ज़रूरत भी है कि हमें अब हर टॉपिक को छेड़ना है और हर टॉपिक में से हमने वो बात निकालनी है जिससे हम डर रहे थे, स जिस पे हम पहले बात कर नहीं रहे थे। सर, एक वक़्त था जब एहराम जुनून पीक पे चला और अभी तक जो है वो लोगों के ज़हनों पर जो है वो चिमट चुका है और वो उसका ज़िक्र करते हैं बारहा। तो एक टाइम गुज़र गया, उसको ऑन एयर हुए, वो ख़त्म हो गया और अब भी काफ़ी टाइम उसको हो चुका हुआ है। उस वक़्त का आपका क्या ख़्याल था कि लोगों का इतना अच्छा फ़ीडबैक आया और लोगों ने ऑब्वियसली तनकीद भी की होगी, हर जगह कुछ ना कुछ होता है, ऐसा दोनों पहलू होते हैं। उस नज़रिए को देखते हुए एक टाइम गुज़रने के बाद अब आपका अपने ड्रामा के हवाले से क्या ख़्याल है? देखिए, जब हम कुछ लिखते हैं ना, सर, तो जहाँ देखने वाला बहुत कुछ सीख रहा होता है ना, हम लिखने वाले भी उससे बहुत कुछ सीख रहे क्या होते हैं। बात है! एहराम जुनून जब मैंने लिखा, यकीन जाने उसके ऑन एयर होने तक और उसका पहला एपिसोड चलने तक और उसकी रेटिंग्स आने तक मुझे नहीं लगता था कि ये प्ले कोई इतना बड़ा हिट होगा। अच्छा, और ठीक है, इमरान अब्बास, नीलम मुनीर इनकी एक अपनी वर्थ है, इनको लोग देखते हैं। लेकिन यकीन जाने मुझे ये मैं हैरान होता था कि ये क्यों रेटिंग्स आ रही हैं, लोग क्यों देख रहे हैं? ये तो बड़ी जनरल सी कहानी है और कहानी भी समझे बगैर देख रहे हैं क्योंकि मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ कि वो बेसिकली मेरे जो ड्रामाज़ होते हैं वो मर्द की कहानी पे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे हैरत होती है कि जब स्क्रीन पे वो नज़र आ रहे होते हैं तो लग ऐसे रहा होता है कि ये औरत की कहानी है। मर्द का दुःख और मर्द की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम फिर भी कहीं न कहीं पस पुश्त डाल देते हैं। तो वो जब उसकी रेटिंग्स आई और जब उसकी वो कामयाबी हुई और फिर जब मुझसे डिमांड्स आनी शुरू हुई, तो ये जुमला बोला जाता था कि एहराम जुनून की तरह की हमें कोई कहानी लिख दे। बल्कि मुझे मेरे एक दोस्त हैं एक चैनल पे, उन्होंने कहा आप हमें एहराम जुनून दोबारा लिख दें। अच्छा, तो मतलब उनका भी मकसद तो यही था, दोबारा से मुराद यही थी कि एक ऐसी कहानी जो लोग बिल्कुल, इतनी ही बिल्कुल। पसंद करें। एग्ज़ैक्टली। लेकिन मुझे उसमें ये सीखने को मिला कि हम लोग जो जिस पे मतलब मैं अब अक्सर कहता हूँ कि मेरा रब वारिस, दिल मोमिन ये वो प्लेस थे जिन पे मैंने बड़ी अरक्रेज़ी की थी। सही। तो वो शायद रह जाते हैं जब तक हम ये नहीं सोचते कि लोग क्या देखना चाहते हैं। और फिर हमें जब लोगों को दिखाने की बात आती है ना, तो फिर हमारी अपनी वो मर्ज़ियाँ और हमारी अपनी मनमानियाँ जो है ना राइटर्स की, वो थोड़ी-सी
पीछे रह जाती हैं और हमें थोड़ा-सा फिर वही कमर्शियल लेवल पे जाके सोचना पड़ता है। अब वहाँ से पहली बारिश तक का सफ़र करें, बीच में दियारे यार आया जो कि अच्छा चला। उसके बाद पहली बारिश की बात करें तो पहली बारिश भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा तजुर्बा था। सही। इसने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया जिनमें से शायद मैं कुछ बातें यहाँ कर भी जाऊँ। पहली बारिश बेसिकली एक लव स्टोरी थी। ये वो फैमिली ड्रामा उस तरह का फैमिली ड्रामा नहीं था, वो जो घर के किरदारों पे बात होती है। ये टोटली एक मोहब्बत करने वालों का ड्रामा है, मोहब्बत को समझने वालों का ड्रामा है, मोहब्बत को जीने वालों का ड्रामा है। और मेरे लिए ये तजर्बा इसलिए थोड़ा-सा सख्त था कि मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन के पास मोहब्बत करने का वक़्त है। वो मोहब्बत जो हम शायरी में पढ़ते हैं, वो मोहब्बत जो हम ख़्यालों में सोचते हैं, वो मोहब्बत जो हमारी जनरेशन, हमसे पहले वाली जनरेशन ने देखी है, आजकल की जनरेशन के पास उस मोहब्बत को अंडरस्टैंड करने का, उस मोहब्बत को जीने का और उस मोहब्बत को समझने का शायद वक़्त नहीं है। और मुझे कहीं न कहीं वही। इस ड्रामे में वो चीज़ें महसूस होती हैं, जब मैं देखता हूँ कि लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं। तो इस ड्रामे ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे अपनी मीडिया इंडस्ट्री के बहुत सारे आप कह लें कि रवैयों का पता चला। सबसे पहली बात तो मुझे अब सीखने को ये मिली अपने कुछ ड्रामों से कि राइटर का कंटेंट अहमियत तो रखता है। जी। ठीक है, वो अहमियत रखता है, इसीलिए वो अप्रूवल पाता है, इसीलिए उस पे इतना खर्चा सरमाया लगाया जाता है और फिर जाके वो पर्दा स्क्रीन पे आता है। लेकिन कहीं न कहीं जो आपका ड्रामा है ना, वो मोहताज हो गया आपकी कास्ट का, हुँ। आपके आर्टिस्ट का। और ये ड्रामे की नाकामी है। सही। हम चूँकि पीटीवी की पैदावार हैं, हमें पता है कि पीटीवी का जो ड्रामा था, जब वो चलता था या जब वो बनता था, तो उसमें करैक्टर की ज़रूरत के तहत जी। आर्टिस्ट सिलेक्ट होता था। सही। अब आर्टिस्ट का पहले माइंड में होता है कि हमारा ड्रामा जो होगा वो 8 बजे अगर है, सही है। तो हमें रेटिंग फला-फला आर्टिस्ट से मिलेगी। ठीक है। वो पहले कैटेगरी बनी हुई है कि हमने पहले इन-इन आर्टिस्ट को चेक करना है तो और उन-उन आर्टिस्ट की आगे से अपने मिज़ाज हैं। कोई कहेगा मैं मतलब अ, थोड़ा लो लेवल का करैक्टर नहीं करूँगा, मिडल क्लास नहीं करूँगा, तो वो अपने उनके मसाइल हैं। फिर मैंने एक और चीज़ देखी कि हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि अगर आप एक ऐसी कहानी लिख देते हैं कि जिसमें 2 हीरो हैं और 2 मुख्तलिफ जनरेशंस के हीरो हैं, तो उन जनरेशंस के जो हमारे आर्टिस्ट्स हैं, उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो उन्हें लगता है कि ये दूसरे की कहानी है, ये मेरी कहानी नहीं। हर दोनों में से एक बंदा ये सोच रहा होता है कि ये दूसरे की कहानी है, ये तो मेरी कहानी नहीं है। सही। भई आप अपनी कहानी तो करें, आप अपनी कहानी में तो उसे तो निभाह करके जाएँ। लेकिन ये थोड़ी-सी वो मुश्किलात हैं जो अब मेरा ख़्याल है कि हम लिखने वालों को भी समझनी चाहिए कि अब ड्रामा आपका चैनल क्या चाह रहा है और आपका व्यूअर क्या चाह रहा है। सही। तो बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि ऑब्वियसली आपकी फैमिली भी ड्रामास देखती होंगी, इर्द-गिर्द के लोग जिस इदारे से आप वाबस्ता हैं वो भी देखते होंगे। ऑन अ वेरी लाइटर नोट ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कभी आपकी फैमिली ने या दोस्त अहबाब ने पूछा है कि अब पहली बारिश का एंड क्या होगा पहले बता दें? नहीं, वो तो सभी पूछते हैं। सही है। स्टूडेंट्स पूछते हैं, फैमिली पूछती है, सोशल मीडिया पे जो कॉन्टैक्ट्स आपसे इन लाइन होते हैं, वो पूछते हैं। तो मेरा जवाब ना बड़ा उसमें एक टेक्निकल होता है। ये ये सुनना है, ये क्या मैं उनसे कहता हूँ, "भई मैं आपको जवाब दूँगा, ठीक है। एंड में आपको बताऊँगा। आप मुझसे सवाल वो करें जिसका जवाब हाँ या ना में हो। अच्छा, मैं उसकी डिटेल में फिर नहीं जाता।" ठीक है, ठीक है। वो अब हाँ या ना में जब पूछ के बेचारे और फँस जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? तो मैं फिर कहता हूँ, "बस सवाल तो वही था जिसका जवाब हाँ या ना में था।" वाह! सर ये बताइएगा कि आजकल जो है वो ड्रामा इंडस्ट्री में जो राइटर है उसके हाथ में उसके कलम में इतनी पावर होती है कि वो किरदार के ज़रिए अपना मैसेज जो है वो पहुँचा देता है। आपने खुद ज़िक्र किया कि वो सारी जो एक मोनोपोली भी हो गई हम इसको ये कह सकते हैं कि वो सारा कुछ पहले ही प्लान्ड होता है। तो क्या कभी फ़ोर्सफुली आपको ये कहा जाता है कि लिखना है तो सिर्फ़ इसी के लिए ही लिखना है वरना जो है वो आप जो है जो भी आपने ड्रामा लिखा है उसको फिर हम अपने हिसाब से कास्ट कर लेंगे? किसी अच्छा, ऐसे नहीं, में? ऐसा नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ या अभी तक मुझे ऐसा एक्सपेरिमेंट कोई नहीं हुआ है कि जिसमें मुझे ये कहा जाए कि जी हमने फलाँ ही को कास्ट करना है। ठीक। लेकिन मसला ये है कि जब आपका सीरियल चला जाता है ना और जब प्रोडक्शन के मराहिल में होता है, वहाँ पे जब कास्टिंग में नाम आते हैं, राइट। फिर वहाँ पे आप मजबूर हो जाते हैं कि आपने वो बहुत बड़े-बड़े नाम सोचने हैं। मैं कई बड़े-बड़े नाम जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं उनसे लेकिन कभी दिल करता है कि पूछूँ कि आपने ये कहानी की, आपने क्या सोच के किया? इस कहानी में क्या था? सही, ड्रामा तो आपके नाम की वजह से चला। सही। ड्रामा कहानी पे नहीं चला, ड्रामा मुकालमों पे नहीं चला, ड्रामा कंटेंट पे नहीं चला, आपके नाम की वजह से चला, तो फिर ड्रामे में क्या खूबी थी? बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें इस ये आंसर आता है। सही।
तो आप इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं ड्रामा निगारी का? ये पहले भी बात हुई थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑब्वियसली इस पेराए में, इस दौरानिए में बहुत कुछ भी हुआ। हमने बहुत से ड्रामाज़ ऐसे देखे जो कि बड़े सतही-सभी हमें लगे। क्या अवाम का ड्रामाज़ देख-देख कर देखने का नज़रिया बदल चुका है? ये वो एक लेवल मेंटेन कर लिया उन्होंने, ये मेयार बना लिया कि इन इन ड्रामा राइटर्स का ड्रामा होगा तो ही देखा जाएगा। बाकियों को, मेरा सवाल थोड़ा लंबा हो रहा है, बाकियों को वो इसलिए नहीं देखते कि हमने एक मेयार सेट कर लिया कि जांज़ेब साहब का होगा, खलीलुर रहमान कमर साहब का होगा, इनका ही देखना है। ऑब्वियसली जब तक हम दूसरी चीज़ को नहीं देखेंगे तो उसपे कमेंट पास नहीं करेंगे। अच्छा, तो उनकी मेहनत को कैसे देखेंगे? इसमें भी हुज़ैफ़ा वही बात है कि ऐसे बाज़ौक़ लोग बहुत कम रह गए हैं जो ये सोचते हैं कि किस राइटर का लिखा हुआ है, ये किस डायरेक्टर का है। जो हमारी स्पेशली नई जनरेशन है ना, ये मेरा उनसे गिला नहीं है, ये हमने उनका मिज़ाज बना दिया। हम इतने तेज़ दौर में जी रहे हैं कि हमें स्क्रीन पे क्या चल रहा है, हमें बस उससे गर्ज़ है। सर, उस स्क्रीन के पीछे की जो एफ़र्ट्स हैं, स्क्रीन के पीछे के जो लोग हैं, सर, हमें उनसे गर्ज़ ही नहीं कि हम उनको जानें, हम उनकी थिंकिंग तक पहुँच पाएँ कि आखिर इसकी लिखने की ज़रूरत क्या है। सर, तो ये चीज़ें जो है ना, ये वक़्त के साथ अच्छा, वक़्त के साथ-साथ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। सर। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। आज से बहुत अरसा पहले तक कहा जाता था जी, सास-बहू का ड्रामा। जी, हाँ जी। अब मुझे सास-बहू का ड्रामा कहीं नहीं नज़र आया। सर, अभी ये जो हमारा ड्रामा थोड़ा-सा वीक है, वो शायद 7 बजे और 9 बजे के स्लॉट में कहीं थोड़ा-सा वीक है, और उसमें भी वो वजह सिर्फ़ यही है कि यकसानियत है। उसमें भी तजर्बे नहीं किए जाते हैं कि हम थोड़ा-सा कहानी को चेंज करके देख लें। अब हम वो 3 बहनों, 3 भाइयों, 3 बेटों, 3 बेटियों या 3 बहुओं वाली कहानी से बाहर निकल जाएँ, सही, तो शायद उसमें कहीं न कहीं वो स्लॉट भी जो हैं वो बहुत बेहतर हो जाएँगे हमारे। सर, तो ड्रामा पहले से बहुत बेहतर हुआ है, बड़ी रियलिस्टिक चीज़ों पे बात हो रही है, और जो स्पेशली नए लोग लिख रहे हैं, वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और हमें उनकी उस महारत को मानना चाहिए कि वो देखें, हम अपने जिस दौर में जी रहे हैं ना, जब हमने उसकी कहानियाँ लिखनी है, तो हमें फिर उस ज़िंदगी को भी जीना चाहिए ना। तो वो ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं जो नया काम कर रहे हैं। अदब 2 तरह का तख्लीक हो रहा है। सर, अदब एक वो लोग लिख रहे हैं जो पहले से लिखते आ रहे हैं, जो पुराने लोग हैं जिनको मतलब मेरी जनरेशन तक भी लोग जानते हैं, और एक वो जो नए लोग लिख रहे हैं। जो पुराने लोग लिख रहे हैं, अगर तो वो उस नए माहौल के मुताबिक और नई ज़रूरतों के मुताबिक लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। सही है। लेकिन अगर वो अपने पॉइंट पे अभी तक डटे हुए हैं, तो शायद फिर वो सर, मेरा सवाल भी यही है कि देखिए कि क्या जो पाकिस्तानी ड्रामा है, वो समाज को बदल रहा है या समाज की नकल कर रहा है? पाकिस्तानी ड्रामा समाज की तस्वीर पेश कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तानी ड्रामा समाज को शऊर दे रहा है। सही है, पाकिस्तानी ड्रामा शऊर को थोड़ा-सा भटका भी रहा है। सही है, ये जो तीसरी बात है ना, कहीं बिल्कुल, न कहीं हमें ये भी एडमिट कर लेनी चाहिए सही है, कि हम कभी-कभी एक बहुत अ, छोटा मैसेज देने के लिए ना, एक बहुत बड़ी बुराई दिखा रहे होते हैं, और उसकी तशहीर कर जाते हैं। जी, लेकिन पर ये बहस लंबी हो जाएगी। सच यही है कि जो ड्रामा है वो पहले से बेहतर हो रहा है और शऊर की तरफ जा रहा है। अभी कुछ मिसालें ऐसी हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं, आपको पता है कि अभी मैं ज़रूर नाम लूँगा, केस 9 एक ऐसा जी, जी, बोल्ड सब्जेक्ट था, बिल्कुल, जिसने लोगों को बहुत आगाही दी। सही, लेकिन साथ-साथ थोड़ा-सा गिला भी उससे मुझे तो है कम से कम, कि अगर हम उसमें अदालतों को ही स्ट्रॉन्ग दिखा देते एंड तक, कि अदालतें ही फैसला हमारी हमारी अदालतों में एक वक़्त आएगा कि अच्छे फैसले होंगे और मुनासिब फैसले होंगे और वक़्त पे फैसले होंगे। सही, अगर हम थोड़ी-सी वो उम्मीद भी दिला देते, तो शायद वो और ज़्यादा बेहतर होता। इसी तरह अभी एक और पाकीज़ा कशफ फाउंडेशन का चल रहा है, तो ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे बात होनी चाहिए, और जिन पे बात शायद अभी नहीं होगी तो फिर कभी भी नहीं हो सकेगी। सही। क्योंकि इस ये जो हमारी यूथ है, इसको इसकी बहुत ज़रूरत है, और ये इसको फेस कर रहे हैं इन चीज़ों को। सर, यूथ की बात हुई, वी आर लिविंग इन द डिजिटल एरा। यहाँ पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो हम बहुत करते हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुका हुआ है। काम करने वाले उस पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने वक़्त ज़ाया करना है वो वक़्त ज़ाया कर रहे हैं, आम ज़ुबान में बात करेंगे। बहुत से लोग बात करते हैं फैमिली व्लॉगिंग की। जब हम ये कह रहे होते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग ठीक नहीं है, मैं इसको रिलेट करूँगा कि मैंने ये सवाल आपसे क्यों किया। हालाँकि मुझे लगता है कि आपसे ये फैमिली व्लॉगिंग के हवाले से नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ड्रामा को रिलेट करेंगे। जब बात आती है कि फैमिली व्लॉगिंग ठीक नहीं है, फैमिली व्लॉगिंग में आप अपने घरों को दिखाते हैं, फैमिलीज़ को दिखाते हैं और सारे मामलात। वहीं पर एक और तबका है, वो ये कहता है कि जब ड्रामाज़ में ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, तो फैमिली व्लॉगिंग करना कोई इसमें कोई आर नहीं है। तो इस हवाले से क्या कहिएगा? देखिए, ड्रामे में जो दिखाया जा रहा है ना, वो आप इस नीयत से देख रहे हैं कि ये सब एक मसनूई दुनिया है, सर, ठीक है? फैमिली व्लॉगिंग में जो कुछ आप देख रहे हैं ना, वो अल्टीमेटली वो जो कर रहे हैं, वो भी सफ़र कर रहे हैं उसकी वजह से,
और जो देखने वाले हैं कहीं न कहीं वो भी उसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं। सही है। तो मैं थोड़ा-सा इस कैप में नहीं हूँ। वो फैंटेसी का बिल्कुल। एलिमेंट थोड़ा-सा आ जाता है। लिखते वक़्त आपके ऑब्वियसली एक इंसान लिख रहा होता है तो ज़रा ख़ामोश पसंद होता है। अ, थोड़ी-सी वो जो है वो चाहता है कि एक अलग जगह पर हो। तो आपको वो ख़ामोशी पसंद है या जब आप लिख रहे होते हैं तो ज़हन में सवाल की भरमार हो रही होती है, अपने से सवालात हो रहे होते हैं, तो वो कोई परेशानी का आलम नहीं होता? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात है ना। जब आप लिखने में लिखना भी एक फ्लो का जैसे शायरी है ना, तो वो आपको जब आ रही है तो आ ही हाँ चली जी, हाँ। जाती है। ये वो चीज़ नहीं है। सही। शायरी का कोई टाइम होता है, मैंने सुना है शायरी का कोई टाइम होता है, लेकिन ड्रामा राइटिंग का आई थिंक टाइम नहीं होता है। जब आप एक फ्लो में आपका एक टेम्पो बन जाता है और आपका दिमाग आपके साथ चल रहा है, तो उस वक़्त आप लिखते चले जाते हैं। मतलब मैंने एक टाइम फिक्स किया हुआ है। मुझे पता है मैं उस टाइम के अलावा नहीं लिख सकता। मैं अपनी उस जगह से कहीं और बैठ के नहीं लिख सकता। मुझे वही माहौल चाहिए और वो कोई ज़रूरी नहीं है कि खामोशी हो, आस-पास शोर भी होता है, आस-पास बातें भी हो रही होती हैं, लेकिन मैं अपना काम कर लेता हूँ। सर जब कलम रुक जाता है, तो जांज़ेब कमर साहब अपने कलम को चलने के लिए कैसे आमादा करते हैं फिर से? जब कलम रुक जाता है ना, यकीन जाने वो बड़ा आपके लिए सख्त मरहला होता है, लेकिन उसके बाद वो जो एक खुशी मिलती है ना उस कलम के चलने पे दोबारा, वाह! वहाँ एक तसल्ली आपको ये हो जाती है कि नहीं मेरा रब जो है ना अभी मेरे साथ है। सही। रोकने वाला भी वही है और चलाने वाला भी वही है। मैं इस चीज़ को यूँ देखता हूँ कि कभी-कभी मैं लिख रहा होता हूँ ना, तो मैं अपने मखसूस टाइम के अंदर 3 सीन लिख लिए डेली के, ठीक है। 2 सीन लिख लिए और कभी-कभी ये होता है कि एक ही सीन पे मैं 4-4 दिन बैठा रहता हूँ। अच्छा। सामने लैपटॉप खुला हुआ है, स्क्रीन ऑन है, मेरा हाथ कीबोर्ड पे ही रुका हुआ है और मुझे नहीं पता कि मैं आगे लिख पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। लेकिन फिर जिस दिन वो चल पड़ता है, तो उस दिन मुझे फिर बड़ी बड़ी एक खुशी सी होती है कि नहीं मेरे रब ने कुछ ना कुछ मेरे ज़हन में डाल दिया और वो टाइम वो एक स्पीड ब्रेकर था जो आया और निकल गया। ज़्यादातर राइटर्स को एक और प्रॉब्लम भी फेस करने को मिलती है, वो जब टाइप कर रहे होते हैं, तो कभी शिफ्ट हुआ तो सारा उड़ गया। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? कोई ऐसे सीन्स मिस हो गए हों? अच्छा, मैं इस चीज़ से डरता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अच्छा मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, मैंने स्टार्ट किया था 2002 में इन पेज पे लिखना ठीक है। और उस वक़्त इन पेज शायद इतना आम नहीं था। मैंने एक बड़ी मोटी-सी किताब खरीदी थी और मैंने बड़ी बेसिक चीज़ें ना, जब आपने किसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप इतनी मेहनत से सीखा हुआ हो ना, आपको उस चीज़ से प्यार भी बड़ा होता है। तो मुझे वो अपने काम से मैं शुरू से ना उसको अपनी चीज़ें साथ-साथ सेव करता रहता हूँ। सही। हाँ, एक प्रॉब्लम मुझे अक्सर आती है और उसपे मैं जब वो प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं एक बार बड़ा घबरा जाता हूँ और वो ये होता है कि जब कोई आपकी पुरानी फाइल्स नहीं ओपन हो पाती, ऐसे ही है। ठीक है? तो और वो उनकी आपको ज़रूरत पड़ जाती है। हुँ। कभी-कभी होता है हम कुछ लिख रहे होते हैं, बीच में हम नहीं लिख पाते, किसी वजह से वो प्रोजेक्ट साइड पे हो जाता है, अगला शुरू कर लिया, वो जब दोबारा से उस प्रोजेक्ट पे आते हैं, तो वो फाइल्स नहीं हो तो वो चीज़ जो होती है वो परेशान करती है। सही। वो कभी लेकिन बहरहाल हर टेक्निकली हर चीज़ का हल है। होता है। सर लिखते वक़्त आप जो है वो पहले मनसूबा बनाया होता है या आपने जो किरदार क्रिएट किया होता है, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है? किरदार अपना रास्ता बनाता है। किरदार जब आप कहानी बुनियादी तौर पे ना किरदारों पे चलती है। ठीक है। आपके 5 ड्रामे आप सामने रख लें कोई एक जैसे, आप देखेंगे कि इनकी कहानियाँ एक जैसी हैं। जैसे जिस पे हम अक्सर गिला करते हैं, अभी मैं भी कह रहा था कि 7 बजे के स्लॉट में कहानियाँ एक जैसी चल रही होती हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई एक करैक्टर मुख्तलिफ होता है, फिर जिसकी वजह से वो कहानी चेंज हो जाती है या आप कह रहे हैं कि ड्रामा आपका चेंज हो जाता है। तो करैक्टर्स जो है ना, करैक्टर्स कहानी को लेके चलते हैं। कहानी करैक्टर्स के साथ खुद ब खुद बनती चली जाती है। कभी-कभी आप जब लिखने बैठते हैं, आप किसी एक ऐसे करैक्टर को साथ शामिल कर लेते हैं, जो आपके लिए बड़ा गैर अहम है, सिर्फ़ आपके जो लीड के करैक्टर्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि वो उनसे भी आगे निकल जाता है। सही। उसको काबू करना फिर मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। तो आज के ड्रामा को, ड्रामा निगारी को, ड्रामा को जो प्रोड्यूस किया जा रहा है बाद में उसको, पूरी प्रोडक्शन को देखते हुए किस चीज़ का एज़ अ राइटर आप क्या देख रहे हैं? किस चीज़ का आपको लगता है फुकदान है? बड़ा चैलेंज फेस करने को मिलता है, उसमें मवाद आता है या मौक़े आते हैं? देखिए, मवाद की तो कमी कोई नहीं है। ठीक। बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ बन भी रही हैं, बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ लिखी भी जा रही हैं आपके लिटरेचर में, बहुत अच्छे-अच्छे कहानियाँ आपकी स्क्रीन पे भी आ रही हैं। तो बाकी जो हमारे इस दौर में जो तेज़ियाँ आ गई हैं ना, उसकी वजह से कहीं न कहीं कुछ प्रोडक्शन के मसाइल हो जाते हैं, लेकिन चीज़ें चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे नहीं लगता कि फुकदान किसी भी चीज़ का है। सही। तो जो नए लिखने वाले हैं वो ऑब्वियसली अच्छा भी लिख रहे हैं लेकिन उनको परेशानियाँ ये होती हैं कि उनको एप्रिशिएट
नहीं किया जा रहा या उनको मौके नहीं मिल रहे, उनके हवाले से क्या कहिए? देखिए कोई भी फील्ड है ना, अभी फिर बात वहीं पे आती है कि जी जिस दौर में मैंने लिखना स्टार्ट किया और जिस दौर में अब मुझसे लिखने वाले पूछते हैं, है। इनमें बड़ा फ़र्क है। हमारा जो सफ़र था ना, हमारा सफ़र अभी तक चल रहा है। अगर हमें कहीं इंतज़ार करना पड़ता है तो हमें वो सब्र की एक बड़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। हमारा जो नया लिखने वाला है ना, वो अगर एप्रिसिएशन का गिला करता है ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि फिर शायद वो खुदा की तरफ से नाउम्मीद हो गया। जब खुदा ने आपसे वादा कर रखा है कि आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी, तो फिर कैसे आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है? पीछे क्या बचता है? वाह! कभी कुछ हो भी जाता है, कभी किसी के साथ ऐसा, लेकिन हमारे यहाँ एक रूटीन भी बन गई है ना कि हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। सही। हमें बहुत मेहनत की आदी नहीं है, और हम बहुत जल्दी उसका फल चाह रहे होते हैं। शॉर्ट। हम ये चाह रहे हम हाँ, शॉर्टकट, बिल्कुल सही। टॉलरेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, और शॉर्टकट हम चाह रहे होते हैं। ये असल में हमारा मेन मसला है। वाह! तो ये बताइएगा कि क्या मैं इख्तिताम की जानिब जाने वाला हूँ। मुझे ये बताइएगा कि क्या हम जांज़ेब कमर साहब को आने वाले वक़्त में कोई ऐसा बोल्ड ड्रामा लिखते हुए देख रहे हैं, जो कि आप भी सोचते हैं कि मुझे ये नहीं लिखना चाहिए? अच्छा, बोल्ड ड्रामे से मुराद ये है कि बोल्ड ड्रामा क्या है? पहले तो आप देखें वो चीज़। अभी जो रेप के टॉपिक्स पे ड्रामे लिखे जा रहे हैं, पहले भी लिखे जा रहे थे। ऐसे ही। बात सिर्फ ये है कि इतने ओपनली शायद नहीं लिखे जा रहे थे, जी हाँ, ठीक है? बिल्कुल। इतनी आगाही उसके थ्रू नहीं दी जा रही थी, जितनी अब दी जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। सही। और बोल्ड सब्जेक्ट्स पे बात बहुत पहले से हो रही है, कोई अब से नहीं हो रही। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया था काम पीटीवी से, पीटीवी आपके पास एक वो अ, इंस्टीट्यूट था, अफ़सोस होता है ये कहते हुए था, अल्लाह करे कि उसकी रौनकें बहाल हों और वो फिर से काम पे आए, और फिर उसी तरह उसमें से हमसे बाद में आने वाले वहाँ से बहुत कुछ सीख के आएँ। पीटीवी पे मैंने एक ऐसा दौर गुज़ारा, मैडम मुनीज़ा हाशमी वहाँ पे जनरल मैनेजर थीं, और मैंने उनके साथ कुछ वर्कशॉप्स की, कुछ मैंने वहाँ पे कुछ ऐसे बोल्ड सब्जेक्ट्स किए जो टीवी पे ड्रामे चले भी। सही। मसलन हम हैरान रह जाते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स कि क्या इन पे भी काम हुआ है, मतलब बंदा सोच ही नहीं सकता। मतलब मैं अभी आपके साथ उसमें से सर। एक हवाला आपको देता हूँ। एक बार मुझे कहा गया है कि और ये मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम था। मतलब उस वक़्त मुझे अभी शायद मेरा कोई एक आध सीरियल ऑन एयर हुआ होगा, कि हमें एक ऐसी बच्ची की कहानी लिखनी है, जो स्कूल गोइंग है, ठीक है। और उसके अंदर जो हार्मोनल चेंजेज़ हैं वो आ रही हैं, सही है। और उसको समझ नहीं आ रही कि मैं इनसे कैसे टैकल करूँ। उस वक़्त ख़वातीन टाइम लगता था, और ख़वातीन टाइम में इस तरह के सब्जेक्ट्स पे बात हो जाती थी। अब इतना बोल्ड सब्जेक्ट, और बिल्कुल एक नए राइटर से जो अभी खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो बड़ा मेरे मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन वो एक चैलेंज था, और वो मैंने लिखा, और वो बड़ा अच्छा, बड़ा सराहा गया, वो मतलब जिस मकसद के लिए वो लिखवाया गया था। तो वो एक बड़ा बोल्ड सब्जेक्ट था, लेकिन अब ऐसे सब्जेक्ट्स पे काम नहीं होता। अब 1-2 चीज़ें अगर ऐसी बनी हैं, तो इंशाल्लाह ताला इन पे अच्छा काम, इसके बाद हमें मज़ीद अच्छा काम देखने को मिलेगा, सही। और उससे फिर हम जैसे राइटर्स का भी साफ-ज़ाहिर हौसला बढ़ेगा, जो हम ये समझ बैठे हैं। मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपसे ये बात की थी कि हमें ये पता होता है कि एआरवाई पे देना है तो एआरवाई का ये मिज़ाज है, हम टीवी पे देना है तो ये मिज़ाज है, जियो पे देना है तो उसका ये मिज़ाज है। लेकिन जब इस तरह की चीज़ों पे काम होगा, तो आई थिंक वो मिज़ाज वाला जो फ़र्क है वो भी ख़त्म होता जाएगा, बिल्कुल। और फिर हर जगह पे हमें अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। सर, अभी आपने बात की कि आप भी यूनिवर्सिटी गोइंग थे, कॉलेज गोइंग थे और फिर लिख रहे थे। एक सवाल मेरा आपकी शख्सियत को देखकर ये ज़हन में आ रहा है कि क्या जब आज के जांज़ेब कबर साहब अपनी जवानी के उस यूनिवर्सिटी दौर के जांज़ेब कमर को मिलते हैं अब, तो उनको क्या कहेंगे? वो जो जहाँज़ेब कमर था ना, वो अ, अभी भी वैसा ही है। अच्छा। मैं उसको मिलूँगा तो हैरान होऊँगा कि मेरे जैसा एक और कैसे आ गया। मुझे अपने आप में कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र नज़र आता। अच्छा। मैं उस वक़्त भी शायद चीज़ों को ऐसे ही देखता था। मैं उस वक़्त भी शायद मेरा बिहेवियर लोगों के साथ ऐसा ही था, और रवैयों के हवाले से मैं ऐसा ही था, मिज़ाज मेरा ऐसा ही था, और आप ये कह लें कि फीलिंग्स के हवाले से अगर आप बात करें, तो मैं उस वक़्त भी चीज़ों के बारे में मेरी फीलिंग्स वही होती थी जो अब होती हैं। सही। तो मेरे लिए वो जहाँ-ज़ेब जो होगा वो कोई फ़र्क नहीं होगा, वो मुझे लगेगा कि मेरे ही कोई अक्स सामने खड़ा है। नौजवानों के लिए क्या पैगाम देंगे? नौजवानों के लिए उनसे कितनी उम्मीद वाबस्ता है? नहीं, उम्मीद बहुत है।
उम्मीद बहुत है और शायद उसकी वजह ये है कि वो जिस दौर में आए हैं ना, उन्हें कुछ चीज़ें ऐसी थमा दी गई हैं कि जहाँ उनका इंसान पे एतकाद कम होता गया है। खुदा तो फिर बहुत ब देखें जी, खुदा तक पहुँचने के लिए तो पहले इंसान तक पहुँचना पड़ता है। इंसान से हम दूर हो गए हैं। हम बात करते हैं राइट्स की, कि आज की हमारी यूथ बात करती है राइट्स की, हमारे बड़े बात करते हैं राइट्स की। हमें खेलने को भी चाहिए वक़्त, हमें अच्छी सेहत भी चाहिए, हमें अच्छी जॉब भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। और ये वो हमारे हकूक़ हैं, यही दूसरे के हमारे फ़राइज़ भी हैं जो हमने हमारे थ्रू दूसरों तक पहुँचने हैं। लेकिन एक अहम चीज़ जो हम भूल रहे हैं ना, वो ये है कि हमारे आस-पास का इंसान जो है ना, वो हमसे बहुत दूर होता जा रहा है। हमें पूरी दुनिया नज़र आ रही है जो हमारे हाथ में है, लेकिन जो हमारा आस-पास का इंसान है, वो हमसे इतना दूर हो गया है कि हम उस तक पहुँच ही नहीं पाते। सही। तो वक़्त दें, अपने आस-पास के लोगों को वक़्त दें, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। सर थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया पॉडकास्ट के लिए। बहुत अच्छा लगा। हमने जो पिछली पॉडकास्ट भी थी उसमें भी इतनी बातें की और बहुत कुछ सीखा भी। हमने फ़ैज़ का एलिमेंट भी उसमें जाना कि फ़ैज़ का लिखाई के हवाले से फ़ैज़ का क्या एलिमेंट है, किस तरह से उसको देखा जाता है। हमने शौर से लेकर शऊर तक आने का सफ़र भी देखा। वो शायरी में एक टर्म यूज़ होती है, उसमें भी आजकल मुशायरों में भी बहुत हुल्लड़बाज़ी और हर फ़ील्ड में अब ये हो चुका हुआ है। मुझे मुबश्शिर सईद का एक शेर याद आ रहा है कि शोर से शेर का मफ़हूम समझाने वाला अपनी आवाज़ से बेज़ार किया जाता है। तो जहाँज़ेब कमर साहब के जो ड्रामा है वो संजीदगी को जो है वो पोर्ट्रे करते हैं। हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे मुआशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अवेयरनेस के ऊपर काम करते हैं, जो हमारे मुआशरे को बेहतर करने के लिए काम करते हैं, ना कि कोई ऐसी चीज़ कर दी जाए जो लोगों को बहुत ज़्यादा लुभाए और उसके बाद जो है वो वाह-वाह हो। मुझे ये नज़र आया कि जो संजीदा लोग हैं उनको इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। वो अपनी तस्कीन के लिए काम कर रहे होते हैं, वो बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं। तो जहाँज़ेब कमर साहब इज़ वन ऑफ देम। सर आपका अगेन बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त इनायत फरमाया। जीते रहिए, आप भी जीते रहिए, खुश रहिए। इंशाल्लाह आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।